अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम जी स्पोर्ट्स के साथ मोहसिन मेहदी आपकी खिदमत में हाजिर है। आज भी खेलों की दुनिया में बहुत कुछ हुआ। कहीं दफातर बंद हुए तो कहीं खिलाड़ियों ने मना कर दिया, कहीं दौरे कैंसिल हुए तो कहीं दौरों पर जाने की तैयारियां की जा रही हैं। ये सब कुछ आज के शो में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले चलते हैं आज की टॉप स्टोरीज की जानिब। कौमी टेस्ट क्रिकेटर्स का यूनुस खान की तकर्रुरी पर इजहार मुसर्रत। इंग्लैंड की सीरीज में दबाव होगा। यूनुस खान के तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाने की कोशिश करेंगे अजहर अली। यूनुस खान की मौजूदगी से हमारे कैरियर्स पर मुस्बत असरात मुरतब होंगे बाबर आजम। यूनुस खान के साथ हमेशा उस्ताद और शागिर्द वाला ताल्लुक रहा है शान मसूद। फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर और मिडिल ऑर्डर बैट्समैन हारिस सुहेल ने दौरा इंग्लैंड से माजरत कर ली। दोनों क्रिकेटर्स ने निजी मसरूफियात की वजह से माजरत की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की तस्दीक। विराट कोहली दुनिया के बेहतरीन बल्लेबाजों में से एक है और मैं उनसे बहुत पीछे हूं बाबर आजम। मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज की टेस्ट से रिटायरमेंट की वजह पैसे कमाना नहीं थी। दोनों जानते थे कि वो टेस्ट क्रिकेट मजीद खेल सकते हैं। जुनैद खान। उमर अकमल पर पाबंदी के खिलाफ 11 जून को होने वाली अपील की समाअत मौखर। जस्टिस रिटायर्ड फकीर मोहम्मद खोकर समाअत की नई तारीख का ऐलान जल्द करेंगे। सिर्फ आईसीसी के इवेंट में ही पाकिस्तान और भारत का आमना सामना हो सकता है, मगर पाक भारत सीरीज का कोई इम्कान नहीं। सुनील गावस्कर। इन हालात में श्रीलंका का दौरा करना मुमकिन नहीं। भारतीय बोर्ड ने श्रीलंका का दौरा करने से इनकार कर दिया। बायरन म्यूनिख एक साल में 2 टाइटल के लिए फेवरेट। जर्मन कप के फाइनल में जगह बना ली। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते केसेस के बाइस पीएचएफ दफातर एक बार फिर बंद। पीएचएफ स्टाफ को घर से मामूल के उमूर निपटाने की हिदायत। टॉप स्टोरीज आपने देखी और आपने जैसा कि देखा तमाम ही खेलों को हमने अपनी हेडलाइंस में शामिल किया गया, क्योंकि हमसे गुजारिश की जाती है, हमसे दरख्वास्त की जाती है कि तमाम ही खेलों से मुतालिक हमें आगाह किया जाए। तो आप लोगों की मोहब्बत है जो हमें ये तमाम चीज़ें ऐड करने पर मजबूर करती हैं और आज हमने अपने नाजरीन की एक और ख्वाहिश पूरी की है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले क्योंकि दौरा इंग्लैंड के हवाले से सबकी नज़र दौरा इंग्लैंड पर है, चाहे वो इंग्लैंड का और वेस्ट इंडीज़ का दौरा हो या पूरी दुनिया की नज़रें जो है वो क्रिकेट को बहाली पर हैं। तो आज हमने देखा कि दौरा इंग्लैंड के हवाले से पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी सर जोड़कर बैठी है और ये भी कहा जा रहा है कि मुशावरत की गई है कुछ खिलाड़ियों के नाम पर। आज हमने देखा सुबह से ही साबिक कप्तान सरफराज अहमद के हवाले से सोशल मीडिया पर प्रोपेगेंडा चलाया गया कि सरफराज अहमद दौरा इंग्लैंड में नहीं जाएंगे, लेकिन ये तमाम तर ज़राए जो बताते हैं ये खबरें बेबुनियाद हैं। सरफराज अहमद का नाम टेस्ट स्क्वाड के लिए शामिल कर लिया गया है और उसमें यह भी बताया जा रहा है कि जिस तरह मिसबाह उल हक ने भी पहले बात कर चुके थे कि सरफराज अहमद बहुत अहम खिलाड़ी हैं जो दौरा इंग्लैंड के हवाले से टीम के साथ जा सकते हैं। सरफराज अहमद के अलावा अगर बात करें सुहेल तनवीर की, उनका नाम भी ज़ेर गौर आ रहा है, लेकिन टी20 स्क्वाड में सुहेल तनवीर का नाम ज़ेर गौर आ रहा है। और अगर टेस्ट क्रिकेट के बॉलर की बात करें तो इमरान खान सीनियर का नाम भी ज़ेर गौर है। ये आज की सबसे बड़ी खबर थी जो सिलेक्शन कमेटी के हवाले से इब्तदाई मुशावरत मुकम्मल की गई है। नामों का ऐलान कुछ दिनों में पाकिस्तान की सिलेक्शन कमेटी मिसबाह उल हक करेंगे। लेकिन आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है, क्योंकि पाकिस्तान को दौरा इंग्लैंड करना है तो क्यों ना हमने सोचा कि आज आपको वहीं लेके चलें और वहाँ के किसी ऐसे शख्स से जिसको तजुर्बा हासिल है काउंटी का भी क्रिकेट का भी, उससे जाने के वहाँ कैसी सूरत हाल है, क्या सिचुएशन है। पाकिस्तान की क्रिकेट टीम अगर दौरा करती है तो किन मसाइल का सामना करना पड़ेगा या तमाम तर आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। तो ऐसी शख्सियत, ऐसे क्रिकेटर, ऐसा नाम आज हमारे साथ मौजूद है जिसने अपनी इब्तदाई क्रिकेट ग्रास रूट लेवल से स्टार्ट की, मंजिलें चढ़ते गए और अंडर 15, अंडर 19 के बाद कौमी क्रिकेट टीम में अपनी जगह बनाए। कौमी क्रिकेट टीम में 3 टेस्ट मैचों की नुमाइंदगी की और उसके बाद 13 टी20 मैचेस और 11 वनडे इंटरनेशनल भी पाकिस्तान की जानिब से उस शख्सियत ने खेले। काउंटी क्रिकेट का बहुत बड़ा तजर्बा, इनकी डिमांड पूरी दुनिया में ही रही। पूरी दुनिया में हमने देखा काउंटी क्रिकेट वाले इनसे राब्ते करते रहे, इनको हर साल नई टीम में मौका मिलता रहा और जब मौका मिला तो जब नई टीम से खेले तो पिछली परफॉर्मेंस से ज़्यादा बेहतर अंदाज में परफॉर्म करते हुए नजर आए। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ यासिर अरफात की। पाकिस्तान के रिकॉर्ड होल्डर डोमेस्टिक क्रिकेट के प्लेयर, साबिक टेस्ट क्रिकेटर यासिर अरफात आज हमारे साथ शो का हिस्सा हैं। यासिर, वेलकम करूँगा आपको शो में।
थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में मदद जी बिल्कुल, आपका भी बहुत शुक्रिया। सबसे पहले यासिर, बात हो रही है दौरा इंग्लैंड के हवाले से। आप इंग्लैंड में रह रहे हैं, मुक़ीम हैं, लंदन में आप रह रहे हैं, तो वहाँ के हालात के और जायज़ा लेना चाहेंगे आपसे कि किस तरीके के हालात हैं। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड दौरा करवाना चाह रहा है पाकिस्तान क्रिकेट टीम से। ऑब्वियसली बहुत अच्छी एफर्ट है ये पाकिस्तान पीसीबी की, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की, और उसके साथ साथ इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने जो आपस में मुशावरत की है उस टूर को सक्सेसफुल करने की जितनी वो कोशिशें कर रहे हैं जी। तो वो काफ़ी अच्छी मतलब इनकी कोशिश है। और इस अगर आप इंग्लैंड की सिचुएशन, जो इंग्लैंड के हालात हैं आजकल, वो काफ़ी सबके सामने है, मीडिया पे आप लोग देखते होंगे जिस तरह के हालात यहाँ पे हैं। तकरीबन टोटली शट डाउन है यहाँ पे। आप देखें ऑफिस बंद हैं, स्कूल कॉलेजेस सब चीज़ें बंद हैं। इवन मैं जिस कॉलेज में मैं कोचिंग करता हूँ वो भी कॉलेज भी बंद है। और उससे भी बढ़कर जो बात यह है कि जो क्लब क्रिकेट है यहाँ पे, जो काउंटी क्रिकेट है, वो भी अभी शुरू नहीं हुई, तो उसका भी दूर दूर तक कोई इसका नजर नहीं आ रहा कि वो शुरू हो। तो उसमें अगर ये एफर्ट पीसीबी कर रही है कि टेस्ट क्रिकेट और होने जा रही है, तो ये काफ़ी एफर्ट है पीसीबी की तरफ से। सही सही। अच्छा, पहले हम दौरे इंग्लैंड की तो बात कर ही रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे, लेकिन जब हमारे नाज़रीन को पता चला, जो हमारे व्यूअर्स हैं उनको पता चला कि आज आप हमारे शो कैसे हैं, हमारे शो के मेहमान हैं, तो उन्होंने कुछ कहा कि यासिर अरफात के बारे में भी उनसे जानी गया, क्योंकि इतना बड़ा बैट्समैन पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने, पाकिस्तान की मैनेजमेंट ने ज़ाया कर दिया। तो मैं सबसे पहले आपकी तरफ आऊँगा, जानना चाहूँगा, आपने कोचिंग का तजुर्बा भी कर रखा है और आपने अभी बताया एक निजी कॉलेज में आप कोचिंग के फ़राइज़ भी अंजाम देते रहे हैं, लेकिन हमने देखा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपकी जिम्मेदारियों से, आपकी काबिलियत से क्यों फ़ायदा नहीं उठा पा रहा? ये तो सवाल अगर पूछा जाए बोर्ड के जो ओहदेदार हैं, जो भी हेल्म ऑफ अफेयर्स पे हैं पीसीबी के, उनसे पूछा जाए तो वो अच्छे तरीके से जवाब दे सकेंगे, क्योंकि ये टोटली डिस्क्रिप्शन जो है पीसीबी की है, मैनेजमेंट की है कि उन्होंने किस कोच को या किस प्लेयर को उन्होंने बुलाना है या अपनी कोचिंग के लिए अपने सेटअप में लेके आना है। तो मेरा तो ये है कि मैंने अपनी जो प्लेइंग कैरियर था, वो तो मेरा जो एक जो इनिंग थी मेरी, जो क्रिकेटिंग इनिंग जो थी वो खत्म हो चुकी है। वो मैंने 2016 में मैंने रिटायरमेंट अनाउंस कर दी थी, तो उसके बाद मैं कोचिंग की फील्ड में आ गया। मैंने बिल्कुल, आपका लेवल 4 भी कंप्लीट होने वाला है मेरे ख्याल से। जी, मैंने लेवल 3 किया था 2016 में, और लेवल 4 अभी मैं कर रहा हूँ ईसीबी से। वो इंशाल्लाह नेक्स्ट ईयर कंप्लीट हो जाएगा। और जिस तरह आपने कहा कि पीसीबी मैं तो अपनी विलिंगनेस शो की है, मैंने बल्कि बॉलिंग कोच के लिए अप्लाई किया था। सीवी वगैरह दी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में कोचिंग के हवाले से? जी, मैंने जो प्रोसेस था, एप्लीकेशन, मैंने अपना एप्लीकेशन के थ्रू जब मैंने देखी तो उस पर मैंने अप्लाई किया, मैंने अपना मतलब सीवी उनको भिजवाई, मगर उसकी बोर्ड की तरफ से कोई रिस्पॉन्स मुझे नहीं आया था। सही, आपको कोई रिस्पांस नहीं आया। हमने देखा क्योंकि लंदन में आप जैसी काबिलियत वाले इंसान को हम लोग इंपोर्ट करते हैं। हम देख रहे हैं कि लंदन से वसीम खान को लेकर आए, लेकिन आप जैसे काबिल जब एक शख्सियत, एक पाकिस्तान का नाम मौजूद है, तो मैं चाहता हूं, बल्कि फ़ैन्स की भी ये ख्वाहिश थी कि यासिर अरफात की खिदमात का पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी फ़ायदा उठाए। दूसरा सवाल हमारे फ़ैन्स आपसे ये करना चाह रहे थे कि दुनिया भर की लीग्स में आपको खेलते हुए देखा, लेकिन हमने पाकिस्तान सुपर लीग में यासिर अरफात को नहीं देखा, इसकी क्या वजह है? कई दफ़ा मैं ये जिक्र कर चुका हूँ, अभी रिसेंटली मैंने कुछ इंटरव्यूज़ में भी ये बात की है कि हर जगह ऑब्वियसली जिस तरह आपने मेंशन किया कि मैंने इंग्लैंड की T20 लीग हो, बिग बैश ऑस्ट्रेलिया की हो, इंडिया में जाके मैंने चैंपियंस लीग खेली, बांग्लादेश में, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड, तकरीबन तमाम ममालिक में मैंने T20 लीग्स खेली और अच्छा परफॉर्म किया, और मतलब उन टीम को टाइटल दिलवाए, रिकॉर्ड काफ़ी अच्छे रिकॉर्ड मेरे रहे T20 में। तो उसकी बेस पे मैंने, जब पाकिस्तान की अपनी लीग हुई, तो मैंने उस बेसिस पे मैंने कहा कि अपने मुल्क की लीग हो रही है, तो मैंने उसके लिए भी अवेलेबिलिटी अपनी शो की मैंने, और मैंने नाम अपना मतलब ऑक्शन में जिस तरह जो प्रोसेस था मैंने उसमें भी डाला, मगर वो अनफॉर्चुनेटली मुझे किसी ने वहाँ पे किसी टीम के साथ मेरा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ, तो जिसकी वजह से मुझे नहीं खिलाया। तो मेरे लिए काफ़ी सरप्राइजिंग चीज़ थी ये कि मैं दुनिया में हर जगह खेल रहा था और पाकिस्तान की जो अपनी लीग हुई थी तो उसमें मुझे मौका नहीं मिला। बिल्कुल, वो कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर, तो वही वाली मिसाल यहाँ पर फिट होती है, क्योंकि एक टैलेंटेड लड़का है, एक काबिल कोच भी है, तो उससे खिदमात पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या उसकी कोई फ्रेंचाइज नहीं उठाना चाह रही, ताज्जुब की बात है। लेकिन मैं भी आपका रिकॉर्ड देख रहा था डोमेस्टिक का, काफ़ी बेहतरीन परफॉर्म किया है आपने, 790 विकेटें भी हासिल की रखी हैं। लेकिन हमने देखा डोमेस्टिक में तो आपने परफॉर्म किया, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट में आपको रहने नहीं दिया गया है, तो आप क्या वजह समझते हैं? हमने देखा कि गैर मुल्की कोचेस के साथ तो आप रहे टीम में, लेकिन जब भी कोई मुल्की या लोकल कोच आया तो आप टीम से बाहर हो गए।
पता नहीं मैं पाकिस्तानी कोचेज़ जब भी आए मैं उनकी गुड बुक्स में नहीं था या मुझे पसंद नहीं करते थे। मैं जितनी भी क्रिकेट क्या पाकिस्तान रवैया में आपके खेला साथ बढ़ता जाता था? अगर आप हमारे नाज़रीन से कुछ शेयर करना चाहें, कुछ हिंट देना चाहें? अच्छा ये प्रॉब्लम है मतलब हमारे कल्चर में आप देख लें या हमारे सेटअप में हमारे जो कोचिंग की जो फील्ड हमारे जब भी स्टार क्रिकेटर्स जब रिटायर होते हैं क्रिकेट से तो जब वो कोचिंग की फील्ड में आते हैं तो वो जो जिस तरह कहते हैं ना कि एक कैप होती है वो प्लेयर्स की कैप होती है, एक कैप जो होती है कप्तानी की कैप होती है और एक जो कैप होती है वो कोचिंग की कैप होती है। तो वो जब कोचिंग की फील्ड में आते हैं हमारे एक्स क्रिकेटर्स तो वो उनकी वही फीलिंग और वही उनका जो रवैया होता है वो प्लेयर्स के साथ वैसे ही होता है। हालांकि ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखें तो आपको टोटली जब ये रोल कोचिंग का रोल आता है प्लेइंग के रोल के बाद जब कोचिंग के रोल में आप आते हैं तो आपको ये पुरानी चीज़ें जो स्टारडम जो आपका होता है जो आपकी जो लोग फैन फॉलोइंग रहती है तो आपको वो चीज़ें आपको उस तरह नहीं मिलती है एज अ कोच। तो वो रवैया जो है वही रवैया उसी तरह प्लेयर के साथ भी बरता जाता है जिसका शिकार मैं भी हूँ क्योंकि जब मैं गया था तो अब आई डोंट वांट टू मेंशन मैं किसी का नाम मेंशन यहाँ नहीं करना चाहूँगा कि तो ये होता है कि पिक एंड चूज कर लिया जाता था कुछ टॉप प्लेयर्स के साथ उनके साथ काम किया जाता था। वेयर एज कोचिंग यही है कि आपने तमाम प्लेयर जो आपके 14 रुकनी या 15 रुकनी जितने भी स्क्वाड में आपके प्लेयर्स हैं तो आपने एक एक प्लेयर के साथ आपने काम करना है। तो ये बड़ा अलमिया रहा है हमारी क्रिकेट का और हमारी जो कोचिंग का जो है वो आई होप कि अब जो नया सेटअप आ रहा है जिसमें सकलैन भाई आ रहे हैं, मुश्ताक अहमद इवन पहले भी आ चुके हैं दोबारा भी आए, इन लोगों ने फॉरेन में काम किया हुआ है। तो मुझे ये बड़ा अजीब लगता है कि हमारे जितने भी प्लेयर्स हैं ऑलमोस्ट ये काउंटी क्रिकेट खेले होते थे तो जब वो वहां से खेल के आते थे तो उनको आइडिया होना चाहिए था कि यार वहां पे जब ये देखते थे कि इस तरह का सेटअप है ये क्राइटेरिया है ये रिक्वायरमेंट्स है कोचिंग की तो वो चीजें इन्होंने पाकिस्तान में इम्प्लीमेंट नहीं होने दी। सही बिल्कुल। अभी हमने देखा है यूनुस खान ने भी बॉब वुलमर की बात करी, आप भी उनकी दौर में खेले हैं तो आप समझते हैं कि क्या वाकई वो बहुत अच्छे कोच थे? जी बिल्कुल। जिस तरह मैंने बात की कि कोच का काम ये है कि वो फादरली फिगर होता है, वो उन्होंने एक एक प्लेयर को इवन अपने कोचिंग स्टाफ के साथ भी उसने बहुत ही बैलेंस लेके चलना पड़ता है, पूरी टीम को साथ लेके चलना पड़ता है। एक एग्जांपल मैं यहाँ बॉब वुलमर की दूंगा कि जब वो 96 वर्ल्ड कप पाकिस्तान में था तो इनका एक प्रैक्टिस मैच था, ये साउथ अफ्रीका की कोचिंग की उस टाइम कोचिंग से मुंसलिक थे तो इनका एक मैच था तो वहां पे मैंने देखा कि नेट्स खत्म हो चुके थे तो नेट्स के बाद उन्होंने एलन डोनाल्ड और शॉन पोलक तो फिर ऑलराउंडर थे, एलन डोनाल्ड जो कि जिनकी बारी 11वें नंबर पे आती थी तो उनको थ्रो डाउन्स कर रहे थे। तो इस चीज का कल्चर हमारी पाकिस्तानी कोचिंग में ये चीज मैंने आज तक ना डोमेस्टिक क्रिकेट में देखी ना ये मैंने हायर लेवल पे देखी है। तो यही अब जिस तरह यूनुस भाई की आपने बात की तो यूनुस भाई में वो क्वालिटीज हैं जो कि फॉरेन कोचेज में, इसीलिए वो बॉब वुलमर से का जिक्र इसलिए बार बार वो करते हैं क्योंकि उन्होंने काफी उनसे सीखा एज अ प्लेयर और कोचिंग का भी जो उनका एटीट्यूड था टुवर्ड्स द प्लेयर वो उन्होंने उनसे सीखा और आई होप कि वो इंप्लीमेंट करेंगे सब प्लेयर्स के पे। ठीक है यासिर, कोचेस की तो बात हो रही है लेकिन मैंने कहीं आपको ये भी कहते हुए सुना कि कोचेस के साथ साथ प्लेयर्स भी आपके साथ बुरा सलूक करते थे और वो भी सपोर्ट नहीं करते थे, क्योंकि हमने देखा है कि अगर एक प्लेयर के साथ कोच का सलूक सही नहीं है तो प्लेयर्स उसको बूस्ट अप करते हैं। तो आपके साथ वहाँ भी ऐसा कुछ नहीं हुआ? बस वही है कि ऑब्वियसली ये पाकिस्तान टीम का और आई डोंट नो अब आजकल क्या हालात है, बट ये जब अर्ली करियर था जो मैंने जब स्टार्ट किया था तो काफ़ी मुश्किल इवन और भी प्लेयर है मेरे से पहले भी ये हमेशा प्लेयर्स की गिला शिकवा करते रहे कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं है। उसकी एग्जांपल ये है कि देखिए अब मैं जब डेब्यू किया 2000 में तो मैंने पहला मैच खेला और पहले मैच के बाद नेक्स्ट डे मैं ड्रॉप हो गया टीम से और फिर मैं डोमेस्टिक क्रिकेट में चला गया, फिर परफॉर्मेंस की, फिर कम बैक किया। तो जब परफॉर्म करके मैं आता था सिलेक्टर मुझे पिक करते थे तो पाकिस्तान टीम में आके जाके फिर वहाँ पे जो है ना वहाँ के जो रीत रवायत है जो तरीके आपको अपनाने पड़ते हैं तो अगर तो आप उसमें एडजस्ट हो जाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं तो आपके लिए काफ़ी मुश्किल होता है पाकिस्तान टीम में सर्वाइव करना। ठीक है यासिर, अगर एक और सवाल आपसे जानना चाहूँ कि हमने देखा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का सेटअप चेंज हुआ, 4 बड़े नाम कोचिंग स्टाफ पर आकर बैठे, लेकिन अगर अब पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, क्योंकि ये तो माजी की बातें हो गई जो हम कर रहे हैं, अगर अब हाल में आए मुस्तकबिल में आए, अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आपसे जूनियर कोचिंग की लेवल की कोचिंग लेना चाहे तो आप क्या कबूल करेंगे? अगेन उन्हीं का डिस्क्रिप्शन है कि वो किसको रखते हैं। मैंने तो अपनी विलिंगनेस शो की थी और अभी भी मेरी सीवी और मेरी जो क्रेडेंशियल्स हैं वो उनके पास, क्योंकि हमने देखा है आप एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर थे, आप हो गए, अब्दुल रज़ाक हो गए, उसके बाद पाकिस्तान क्रिकेट टीम में उस तरीके का उस पाए का ऑलराउंडर नहीं आया। अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड चाहे तो आपसे ऐसी खिदमात ले सकता है?
बिल्कुल मैं विलिंग हूँ काम करने के लिए, मैं अवेलेबल हूँ। और दूसरा आपने ऑलराउंडर की बात की तो जब हम लोग क्रिकेट खेला करते थे तो ये ऑब्वियसली अज़हर महमूद, अब्दुल रज़ाक ये हमारे सुपरस्टार्स होते थे मैच के। इवन अफरीदी ऑलराउंडर टॉप ऑलराउंडर्स होते थे। तो हम लोगों ने उन्हीं को देख के उन्हीं से सीखा, जिस तरह उन्होंने डोमेस्टिक क्रिकेट में जिस तरह उन लोगों ने मेहनत की, तो हमारा भी ये कल्चर उस टाइम होता था कि आप लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में ज़्यादा से ज़्यादा मैचेस खेलने हैं, ज़्यादा मेहनत करनी है, परफॉर्म जी, करना और टीम में जाना है। वेयरएज़ कि आजकल का आप देखें कि आजकल पाकिस्तान टीम में प्लेयर शॉर्टकट तो उनकी गलती नहीं है, सिस्टम ऐसा बन चुका है कि आईपीएल की 1-2 इनिंग्सों से पाकिस्तान टीम में सिलेक्शन हो रही है। फिर हम लोग गिला शिकवा करते हैं कि हमारे ऑलराउंडर्स नहीं आ रहे। ऑलराउंडर जी। की सबसे बड़ी वजह ये है ना आने की ये वजह है कि पाकिस्तान वो जो प्लेयर्स हैं उन लोगों ने डोमेस्टिक क्रिकेट में इतने मैचेस और इतना एक्सपीरियंस उनको एक्सपोजर नहीं है कि वो जब वो पाकिस्तान टीम में आते हैं तो वहाँ पे वो स्ट्रगल करते हैं। ठीक है, हमने शॉर्टकट की बात की। मेरा ख्याल पीएसएल की आप बात कर रहे थे कि अब पीएसएल आ गया है, पीएसएल में कोई खिलाड़ी परफॉर्म करता है तो उसे फ़ौरन नेशनल टीम में भी डाल दिया जाता है और फिर उसे टेस्ट क्रिकेट की कैप भी दी जाती है। तो ये इस तरीक़ेकार आप देख रहे हैं, ये तरीक़ेकार सही है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का? क्योंकि फिर वो प्लेयर लॉन्ग टर्म चल नहीं पाते। हमने देखा हसन अली इंजर्ड हो गए, अनफिट हो गए, पता नहीं उनका खेल पाएंगे नहीं खेल पाएंगे। शादाब खान की हमने बात की, शादाब खान भी शॉर्ट टर्म के बाद अपनी वो परफॉर्मेंस खो चुके जो उनकी पहले हुआ करती थी। हाँ, बस वो ये बिल्कुल सही कहा। डोमेस्टिक क्रिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ पे लड़कों को परफॉर्म करना चाहिए और वहाँ से आना चाहिए, तरीका यही होना चाहिए और सारी दुनिया में ऐसे ही है। इवन आप इंडिया की टीम देखें, जब इंडिया की टीम में जब प्लेयर आता है तो वो आईपीएल की परफॉर्मेंस से नहीं आता, वो डोमेस्टिक में जब परफॉर्म करता है तो वहाँ से वो टीम में आता है। और ठीक है, मतलब आईपीएल की परफॉर्मेंस जो टीवी पे आ रही होती है कंसिडर की जाती है, मगर अगर पाकिस्तान टीम को अगर बेहतरी लेके आनी है और टीम को अगर अच्छा करना है तो डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को जरूर मौका देना चाहिए। बेशक वो हमेशा ये लोग एक्सक्यूजेस, सेलेक्टर्स या मैनेजमेंट एक्सक्यूजेस बनाती है कि यार इसका स्टाइल अच्छा नहीं, ये ऐसे खड़ा होता है, ये ऐसी बॉलिंग करता है। तो मेरा ख्याल है एक्सक्यूजेस को छोड़ के आपको स्टैट्स पे जाना चाहिए और स्टैट जो लड़के परफॉर्म करें एटलीस्ट उनको ऑनर करना चाहिए और उनको ज्यादा से ज्यादा मौका देना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल हम ये समझते हैं कि ये जो दौरा अभी हाल ही में दौरा इंग्लैंड हो रहा है उसमें भी सिलेक्टर्स इस बात को मद्देनजर रखें कि डोमेस्टिक के परफॉर्मर को उस दौरों को कराया जाए। लेकिन आपकी मौजूदगी हमारे साथ है तो कॉलर्स की भी भरमार लगी हुई है। कौन सा आप कहाँ से बात कर रहे हैं हमारे साथ? अब्दुल्ला बात कर रहा हूँ कराची से। जी अब्दुल्ला, क्या कहना चाहेंगे? जी, सबसे पहले तो मैं मोहसिन आपकी तारीफ करना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छा शो कर रहे हैं। थैंक यू और भाई। इसके साथ जो आज गेस्ट आए हुए हैं हमारे यासिर अरफात साहब, इन्होंने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है पाकिस्तान के लिए। जिस तरह से इन्होंने डेब्यू में 5 विकेटें ली थी अपने, वो काफी यादगार लम्हा था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए। तो मुझे ये क्वेश्चन ये पूछना था इनसे कि ये आप T20 में इतना अच्छा परफॉर्मेंस देते रहेंगे, काउंटी में भी बहुत अच्छा खेलते रहे, तो कोई पीएसएल फ्रेंचाइज ने क्यों नहीं ऑन किया या किसी ने इनसे कांटेक्ट करने की कोशिश की या कोचिंग की कोई ऑफर हो इनके पास? ठीक है अब्दुल्ला, बहुत शुक्रिया आपके सवाल करने का। यासिर अरफात, लोग आपको आज भी जानते हैं कि भारत के खिलाफ डेब्यू हुआ टेस्ट क्रिकेट का और 5 विकेटें आपने ली थी, 5 शिकार किए थे। उस हवाले से अगर कोई यादें हैं तो बताना चाहें। सबसे पहले थैंक यू अब्दुल्ला, आपने कॉल भी की और थोड़ी पुरानी यादें ताज़ा कर दी। अच्छा, वो डोमेस्टिक क्रिकेट जिस तरह पहले हम बात कर रहे थे कि आजकल लड़कों को जल्दी पाकिस्तान में चांस मिल जाता है, तो मेरा जो डेब्यू हुआ था 2000 वनडे का डेब्यू मेरा 2008 में 7 में जाके मेरा टेस्ट डेब्यू हुआ 7 साल के बाद। तो इस 7 साल के अरसे में तकरीबन मैं 10 साल फर्स्ट क्लास खेल चुका था और 118 मैच खेलने के बाद मुझे टेस्ट डेब्यू मिली थी, टेस्ट कैप मिली थी। तो मैं वही मेंशन कर रहा था कि आजकल बहुत जल्दी लड़कों को पाकिस्तान की कैप मिल रही हैं, तो इसका नुकसान पाकिस्तान टीम को हो रहा है और उन प्लेयर्स को भी नुकसान हो रहा है जो जिनको मौका दिया जा रहा है और जो सक्सेसफुल तो हो जाते हैं तो वो एक दो कुछ सीरीज के लिए, सीजन के लिए खेल लेते हैं, मगर वो लॉन्ग टर्म के लिए उसका परफॉर्म नहीं करते। अच्छा, कमिंग बैक टू जो मेरा टेस्ट डेब्यू था, ऑब्वियसली बड़ा यादगार दिन था मेरे लिए और पहले दिन ही मैंने तकरीबन 3 विकेटें ली, तो फिर अगले दिन जाके मैंने 5 विकेटें मुकम्मल की। बड़ा यादगार था और स्पेशली इन इंडिया और अगेंस्ट इंडिया, और यूनुस भाई ऑब्वियसली वहाँ कप्तान थे हमारे और उन्होंने बड़ा बैक किया मुझे वहाँ पे और बड़ी अच्छी यादें हैं। बैटिंग में भी फिर मैंने थोड़ा परफॉर्म किया अच्छा। तो उसके बाद फिर एक टेस्ट में कराची में खेला जो 300 वाला, यूनुस भाई ने 300 किया था। उसके बाद फिर लाहौर वाला मैच है जिसमें फायरिंग होगी, तो उसके बाद फिर मेरा टेस्ट कैरियर खत्म हो गया, फिर उसके बाद मुझे मौका नहीं मिला। ठीक है यासिर, वक्त तो एक ब्रेक का, क्योंकि आप हमारे साथ मौजूद हैं। कॉलर्स की भरमार, वक्त भी थोड़ा, क्योंकि 1 घंटा होता है शो का, पता भी नहीं चलता कि कहाँ गुजर जाता है जब आप जैसे क्रिकेटर्स यहाँ हमारे साथ मौजूद होते हैं। तो नाजरीन कहीं मत जाएगा क्योंकि ब्रेक का वक्त है। ब्रेक के बाद जब आएंगे तो यासिर अरफात से कुछ T20 वर्ल्ड कप जो इन्होंने पाकिस्तान की टीम के साथ खेले हैं उनके हवाले से भी बातचीत जारी रखेंगे। देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक से कबल क्योंकि यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं तो कुछ माजी और कुछ हाल की बातचीत जारी थी। माजी में दोबारा लेके चलते हैं यासिर अरफात को और उनसे जानना चाहेंगे कि 2007 में
T20 वर्ल्ड कप हुआ था, वो भी उस टीम का हिस्सा थे और उस मैच का भी हिस्सा थे जब हमने देखा कि बॉल आउट का वो मैच हुआ था ग्रुप स्टेज में भारत के खिलाफ। तो उनसे जानना चाहेंगे कि यासिर, अगर उस मैच की कुछ यादें आप हमारे व्यूअर्स से शेयर करना चाहें। जी 2007 का वर्ल्ड कप था, पहला वर्ल्ड कप था, T20 का वर्ल्ड कप था। जी जी। और उसमें ऐसे था कि इंडिया से जो पूल मैच था हमारा, काफ़ी मतलब ऑब्वियसली टाइट और टेस्ट मैच होता है हमेशा से ही। तो वो कुछ इस तरह हुआ कि मैं और मिसबाह आखिर में ऐसा हुआ कि हम लोग पिच पे थे और काफ़ी ऑलमोस्ट हम लोग मैच तकरीबन हार चुके थे, मगर 13 बॉलों पे हमें कोई चाहिए था, कोई 39 या 40 रन चाहिए थे। तो फिर उसमें करना ऐसा हुआ कि सिचुएशन ऐसी आई कि 2 बॉलों पे हमें 1 रन चाहिए था, ऑलरेडी मैच टाई हो चुका था। तो एक बॉल डॉट हुई मिसबा से और फिर दूसरी बॉल पे जब हम रन लेने के लिए गए तो मिसबा रन आउट हो गए। तो फिर वो मैच टाई हुआ। तो उसके बाद फिर उस टाइम ये रूल था, उससे ना पहले और ना उसके उस टूर्नामेंट के बाद कभी ये रूल दोबारा अप्लाई किया किसी भी ICC इवेंट में, ना कहीं पे भी नहीं हुआ कि बॉल आउट का था जिसमें आपने 3 बॉलें करनी थी। तो वो नॉमिनेट करने थे 3 बॉलर्स, उसमें शाहिद अफरीदी पाकिस्तान की तरफ से, उमर गुल और मुझे उन्होंने पिक किया था कि वो हमने निशाने लगाने थे स्टंप्स को। तो अल्लाह की करनी कुछ ऐसी हुई कि हमने तीनों मिस कर दिए। जैसे कि आपको पता है कि उमर गुल उसमें थे, मेरा चलो क्या उनसे भी मिस हो गया, इतने फेमस उनकी मतलब। ठीक है यासिर, इसी वर्ल्ड कप का फाइनल की अगर बात करें, फाइनल हुआ था, वो शॉट आज भी नाजरीन को, शायकीन क्रिकेट को बहुत याद है और अगर याद आता है तो अफसोस होता है। आप भी उस मैच का हिस्सा थे और मुझे बताइएगा कि जब मिसबाह उल हक ने वो शॉट खेला था कितना परेशान थे वो, और उसके बाद अगर आप लोगों की कोई गैदरिंग हुई हो आपस में मिसबाह उल हक के साथ। अफसोस, सबको अफसोस हुआ, ऑलमोस्ट सबकी आंखों में आंसू थे। कितना क्लोज जाके आप पहला वर्ल्ड कप जीतने के काबिल, कितने करीब जाके आप वो मैच हार जाएं और वो भी स्पेशली इंडिया के खिलाफ। तो बड़ा अफसोस था सब लड़कों को। बट एंड ऑफ द डे पार्ट ऑफ द गेम है कि वो किस्मत में हमारी नहीं था और वो इंडिया वर्ल्ड कप जीत। ठीक है, पाक भारत की बात हो रही है तो मैं आपसे ये भी आपकी मौजूदगी का फ़ायदा उठाते हुए ये बात जानना चाहूँगा कि क्या वजह है कि हम वर्ल्ड कप में भारत को हरा नहीं सक रहे? क्यों, आप क्या समझते हैं इसकी वजह कि भारत की क्रिकेट जो है पाकिस्तान से काफ़ी आगे निकल गई है? जी 90s में देखें, 80s में देखें तो पाकिस्तान की टीम तो फार बेटर होती थी, क्योंकि उनके जो हमारे दूसरे मैचेस होते थे, बायलैटरल हो गया या कोई एशिया कप जो इस तरह के इवेंट्स होते थे, तो पाकिस्तान थ्रू एंड थ्रू उनको हराता था। मगर जो वर्ल्ड कप ICC इवेंट्स आते थे वर्ल्ड कप में स्पेशली, तो पाकिस्तान को न जाने क्या हो जाता था, वो उनसे हार जाता था। मगर अब तो ये है कि इंडिया की टीम हमसे बहुत आगे है। अगर आप उनकी इंफ्रास्ट्रक्चर देख लें, उनके जो IPL का जो सिस्टम देख लें, बाकी भी उनके स्ट्रक्चर, जो डोमेस्टिक का स्ट्रक्चर उनका आप देखें कि उनके 3 डोमेस्टिक के टूर्नामेंट्स होते हैं, 35 से 40 उनकी फर्स्ट क्लास की टीम्स हैं। IPL देखें कितने हाई लेवल पे होता है। तो उनकी जो नर्सरी है, अंडर 19 से प्लेयर आ रहे हैं, A से प्लेयर आ रहे हैं, तो उनका बहुत उनको फायदा हो रहा है। तो हमारा ये थोड़ा बीच में एक कमी रहेगी कि अंडर 19 और A के टूर जो है ना, पीछे कुछ 5 से 10 साल में देखें तो काफी कम हो गए थे, जिसकी वजह से हमें बड़ा नुकसान हुआ। और हमने एक थोड़ी गलती ये भी की कि अपने डोमेस्टिक परफॉर्मर्स को उतना चांस नहीं दिया जो देना चाहिए था। ये डोमेस्टिक परफॉर्मेंस को उतना चांस नहीं दिया जितना देना चाहिए था। 2009 का वर्ल्ड कप भी आप खेले और यूनुस खान उस दौरे में क़यादत कर रहे थे टीम की। उस जीत ने बहुत कुछ छुपा दिया था, लेकिन आज मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि कौन खिलाड़ी थे वो जो यूनुस खान के खिलाफ बगावत में आगे आए थे? अगर आप बताना चाहें या कोई हिंट देना चाहें। पहली तो बात यह है कि बहुत सी चीज़ें आप देखें, आजकल के जो कोविड की वजह से जो हालात हैं, बहुत से लोगों ने यूट्यूब चैनल्स खोल लिए और ये जो इंटरव्यूज चल रहे हैं आजकल के, और कई पुरानी बातें, कड़े मुर्दे जो उखाड़े जा रहे हैं। तो मैं तो वैसे तो पहली तो बात है, मैं पाकिस्तान टीम में इतना रहा नहीं, कम ही खेला हूँ। आप देखें मेरे जितने भी मैंने थोड़ा ही क्रिकेट खेली, जितना भी अरसा मैंने क्रिकेट किया, तो मैं हैरान होता हूँ कि उस टाइम मुझे कभी ऐसी फील ही नहीं हुई, क्योंकि मैच की जिस तरह स्पॉट फिक्सिंग की बात है और चीज़ों की हो रही है, मुझे कभी ऐसी कोई फीलिंग ही नहीं आई। वैसे आप कब खोल रहे हैं यूट्यूब चैनल? अनकरीब तो नहीं, क्योंकि बहुत फैंस हैं आपके, वो आपको सुनना चाहते हैं और फिर इसी तरीके से जो कंट्रोवर्सीज हैं वो उसमें भी जानना चाहते हैं कि आप क्यों टीम में नहीं आ पाए, क्या वजूहात थी? तो दूसरा वो था कि वो यूनुस भाई की जो बात की, तो यूनुस भाई का जो वो भी अब लड़के जिस तरह टीवी पे आके बैठ के बात कर रहे हैं, तो मुझे बड़ी हैरानगी हो रही है, क्योंकि वर्ल्ड कप में तो ऐसी कोई सिचुएशन नहीं थी। तो जाके हुई ICC चैंपियन ट्रॉफी साउथ अफ्रीका में ये हुई थी, और वो सारी चीज़ें अब लोगों की अपने प्लेयर्स की ज़ुबानी सुन रहे हैं, तो ऑब्वियसली अफसोस भी हो रहा है और शर्मिंदगी भी होती है कि ऐसी चीज़ें भी होती रही हैं।
सही। अच्छा, T20 वर्ल्ड कप्स की बात हो रही है, आज इस साल भी जो है वर्ल्ड कप होना है T20 वर्ल्ड कप का, लेकिन वो भी कशमकश का शिकार है कि होगा या नहीं, क्योंकि कोविड-19 पेंडेमिक की जो सूरत हाल है वो तमाम ही लोगों के सामने है। और कल इजलास हुआ ICC का दोबारा, लेकिन उसमें भी कोई फ़ैसला नहीं निकल सका और ये कहा गया कि अगले महीने इस बात का ऐलान किया जाएगा कि T20 वर्ल्ड कप इस साल होगा या नहीं। तो आप क्या समझ रहे हैं कि T20 वर्ल्ड कप होगा या नहीं? और फिर ये भी बातें की जा रही हैं, क्योंकि हमारा पड़ोसी मुल्क है वो ये बातें कर रहे हैं कि उस स्लॉट में वो IPL कराना चाहते हैं। तो आप इस बारे में क्या तबसरा करेंगे? जहाँ तक तो बात रही इंडिया IPL कराने चाह रही है, तो चलो ये वो जो कराना चाह रहे हैं या करना चाह रहे हैं वो आई थिंक हमें डिस्कस नहीं करना चाहिए। वो उनकी पॉलिसीज हैं और वो उनकी जो जिस तरह वो कर रहे हैं वो कर रहे हैं। मगर जहाँ तक बात रही ICC की, ICC तो ऑब्वियसली कराना चाहेगा ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप, ऑस्ट्रेलिया भी चाहेगा वर्ल्ड कप हो जाए। ऑल डिपेंड्स के हालात कैसे हैं, काफ़ी हद तक कंट्रोल कर लिया है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने इंटरनल जो फ्लाइट थी काफ़ी अरसे से उन्होंने बंद की हुई थी, बाहर से तो वैसे ही काफ़ी हो सकती थी, तो इंटरनल सिटी की जो फ्लाइट थी वो भी बंद की हुई थी। और आपने रिसेंटली आज या कल की खबर है कि न्यूजीलैंड ने तो कम्प्लीटली उन्होंने ऑफर भी किया, कोरोना फ्री हो चुके हैं वो लोग। तो देखिए वो टाइम ले रहे हैं, ICC पूरा टाइम ले रही है कि मैक्सिमम जितना इस चीज को लंबा लेके जा सके इस डिसीजन को, तो वो आखिरी हद तक जाएंगे और वहां से फिर यह है कि वर्ल्ड कप कराने की पूरी कोशिश करेंगे। ठीक है, IPL की भी बात हुई और हमने सुना है कि और देखा भी था कि आपका IPL में कोई मुआहदा हुआ था, उस हवाले से अगर आप बताना चाहें कि किस टीम के साथ क्या मुआहदा हुआ था? जी, मेरा कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ पहला साल मैंने मिस कर दिया था 2008 का, तो उससे अगले साल 3 साल के लिए मेरा कोलकाता नाइट राइडर्स के साथ मुआहदा हुआ था। कॉन्ट्रैक्ट वगैरह मैंने साइन भी कर दिया था, हमने जाना था, मगर वो हालात ऐसे हुए कि वो मुंबई ब्लास्ट हुए, जिसकी वजह से फिर उसके बाद पाकिस्तानी प्लेयर्स को इजाज़त नहीं मिली गवर्नमेंट की तरफ से, और दूसरा इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसी थी उनकी, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान से कोई प्लेयर जाके खेल नहीं सका। ठीक है, ICC की अगर बात करें तो ICC ने कल क्रिकेट खेल में बड़ी तब्दीलियां की हैं, जहां पहली तब्दीली ये है कि बॉलर बॉल पर थूक नहीं लगा पाएंगे। और इस हवाले से काफ़ी लोग, साबिक लेजेंडरी अगर वसीम अकरम की भी बात करूं, उन्होंने भी आवाज़ बुलंद की है कि इससे काफ़ी मुश्किलात होंगी बॉलर्स को और वो रोबोट बनकर रह जाएंगे। उन्होंने ये बात कही कि मैं बचपन से बॉल को थूक लगाता हुआ आया हूँ, क्योंकि बॉल को थूक लगाने से स्विंग में मदद मिलती है। आप इस हवाले से क्या कहेंगे? आप भी एक ऑलराउंडर बॉलर रह चुके हैं, तो ये फैसला कैसा देखते हैं आप? जिस तरह की डिसीजंस इस कोविड की वजह से क्रिकेट में लिए जा रहे हैं, इस तरह तो अगर इतनी चीज़ें अगर रिस्ट्रिक्शंस लगानी थी तो इतना क्रिकेट का कराने का मकसद मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर यही इतनी प्रॉब्लम नज़र आ रही है, और ऑब्वियसली है, वैसे फ्रैंकली स्पीकिंग ये है, प्रॉब्लम है, अगर है थी तो इसको कराना नहीं चाहिए था। और जब ये चीज़ हो रही है तो ये मुझे तो कोई किसी वीडियो गेम से कम लगेगा नहीं, क्योंकि क्राउड वहाँ पे होगा नहीं। आप सेलिब्रेशन आप आउट करने के बाद कर नहीं सकते, बॉल को आप शाइन नहीं कर सकते, तो इस तरह की चीज़ें जो आप इस तरह की क्रिकेट देखने से तो बेहतर है बंदा क्रिकेट ना ही देखे। ये बहुत से क्रिकेटर्स ने ये बात भी कही कि क्रिकेट कराई नहीं जाए जब ऐसे हालात पैदा हैं, और वर्ल्ड कप को भी फिर आगे बढ़ाया जाए, क्योंकि बगैर शायकीन के तो वर्ल्ड कप अधूरा है। जी जी, दोनों तरीके से आप इसको ले सकते हैं। एक तो आप एफर्ट कह सकते हैं ये कि किसी ने तो इसको स्टेप इन करना है, इस चीज़ को दोबारा शुरू करना है, मगर ऑन दी अदर हैंड ये प्लेयर्स के लिए बड़ा नुकसान है कि मैं एक टेक्निकल तो नहीं कह सकते इसको, इसमें देख लें कि पाकिस्तानी प्लेयर्स हैं, इवन काउंटी के प्लेयर, इंग्लैंड के प्लेयर्स भी हैं, तो यहाँ पे क्रिकेट नहीं हो रही, तो जो उनकी फिजिकल फिटनेस जो होगी वो नहीं होगी। सिमिलरली पाकिस्तानी क्रिकेट देखिए 100 दिन तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं पाकिस्तानी प्लेयर्स PSL के बाद क्रिकेट नहीं खेले। तो वो जो पहले होता था कि साइड मैच होता था, किसी टूर कहीं आप टूर करते थे, कैंप भी लगना था, वो भी मुनक्किद नहीं हो रहा, हालात ऐसे हैं, वो भी नहीं हुआ। तो ये बड़ा अजीब सा किस्म की चीज होगी। मुझे तो प्रॉब्लम लग रही है बॉलर्स के लिए। एक तो ये जितनी रिस्ट्रिक्शन लग चुकी है, उसके बाद उनकी जो मसल फिटीक होती है, जो मैच प्रैक्टिस होती है, वो उनके पास बिल्कुल नहीं होगी। तो मुझे तो बॉलर्स के लिए इंजरीज का बहुत डर लग रहा है। इवन हमारे बैटिंग के फील्डर जब भागेंगे, डिफरेंट सरफेस होगा यहाँ पे, इंग्लैंड में काफी सॉफ्ट होता है यहाँ पे भागना, तो हैमस्ट्रिंग की इंजरी और काफी इंजरीज का शिकार हो सकते हैं हमारे प्लेयर। तो गुड न्यूज़ ये है कि 25 से 30 प्लेयर यहाँ पे आ रहे हैं, तो चलो अगर कोई खुदा ना खासा कोई इंजरी भी हो जाती है तो रिप्लेसमेंट वहाँ रेडी होगी, ये अच्छी चीज़ है। बिल्कुल, ये बिल्कुल अच्छी चीज़ है कि ज़्यादा प्लेयर के साथ पाकिस्तान क्रिकेट टीम वहाँ पहुँचेगी। और ये भी कहा जा रहा है कि हो सकता है कि कुछ ज़्यादा वक्त पहले ही, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड राब्ते में मुसलसल, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ये कोशिश कर रहा है कि क्योंकि यहाँ कैंप नहीं लग रहा तो हम इंग्लैंड में पहले पहुँच जाएँ और वहाँ कुछ अरसा प्रैक्टिस कर लें। आपने एफर्ट्स की बात की, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी आजकल एफर्ट्स में लगा हुआ है। यूनुस खान को लेकर आया, मुश्ताक अहमद की इंटरव्यू पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में। आप रहते तो इंग्लैंड में, लेकिन फॉलो आप पाकिस्तान क्रिकेट को करते होंगे, बिल्कुल हम ये समझते हैं। और मैं आपसे ये सवाल करना चाहूँगा, आपको क्या वजह लग रही है कि यूनुस खान को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड क्यों सिस्टम में लेकर आया है?
मैं तो ये कहूंगा कि उनको जो लेके आए वो थोड़ा लेट लेके आए, काफी लेट लेके आए। अच्छा। इनको तो बल्कि जब इनका क्रिकेटिंग कैरियर चल रहा था उस टाइम ही इनसे बात, अगर वही बात है कि कम्युनिकेशन की जो बात होती है और किसी प्लेयर से फायदे लेने की बात होती है, तो ये इसी तरह ही होता है कि जब वो क्रिकेट छोड़ने जा रहे थे, रिटायरमेंट को उन्होंने अनाउंस कर दिया था, तो मेरा तो ख्याल था कि उसी टाइम इनसे बात कर लेनी चाहिए थी, इवन फॉर द जूनियर टीम्स और फॉर द सीनियर टीम, कि अगर आप स्लो एंड स्टेडी आप कोचिंग की फील्ड में आए, आप काम करें और आप जितनी एक्सपर्टीज आपकी और जितनी क्वालिटीज आप में है एज अ प्लेयर और एज अ कोच, तो वो आई थिंक उससे फायदा उठाना चाहिए था। तो देर आए दुरुस्त आए, अभी उन्होंने पीसीबी ने ये फैसला किया है, तो मैं इसको बिल्कुल वेलकम करता हूं। और इसको शॉर्ट टर्म नहीं होना चाहिए, इसको लॉन्ग टर्म होना चाहिए, क्योंकि ये ओवरनाइट ये चीजें बेहतर नहीं होती, इसको टाइम लगता है, प्रोसेस है, ये साल 2 साल चीजें 3 साल लगती हैं। और मेरी तो ये भी ख्वाहिश है कि यूनुस खान जैसे टॉप क्वालिटी के प्लेयर को छोटे लेवल पे भी आके काम करना चाहिए, ताकि वो जो नर्सरी है, वो जो पाकिस्तान को जो जहाँ से प्लेयर मिलते हैं वहाँ पे कोचिंग की बहुत ज़रूरत है। बिल्कुल, जैसा हमने देखा है दीगर ममालिक यही करते हैं कि जो उनके टॉप क्लास प्लेयर होते हैं, जब वो रिटायर हो जाते हैं तो वो अपनी जूनियर सिलेक्शन कमेटी को उनके हाथों में सौंप देते हैं कि उन जैसे प्लेयर्स प्रोड्यूस होते नज़र आएँ। और बदकिस्मती से पाकिस्तान क्रिकेट में तो हमें देखने में नहीं मिला, लेकिन इस तरीके से अगर चेंजेस की जा रही हैं तो ये पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के लिए यकीनन फ़ायदेमंद होंगी। हमें कॉलर ने ज्वाइन किया है। कौन सा, आप कहाँ से बात कर रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम, रियाज खान बोल रहा हूँ, मॉडल कॉलोनी कराची। वालेकुम अस्सलाम जी, रियाज साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र है। क्या कहना चाहेंगे, क्या सवाल करना चाहेंगे? आज आप लोगों की डिमांड हमने पूरी की है कि यासिर अरफात को आप लोग कह रहे थे कि शो में बुलाया जाए, तो हमने आपकी डिमांड पूरी की है। यासिर भाई जो है, ये हमारी इस पाकिस्तान की आवाम की बहुत बड़ी बदकिस्मती है, क्योंकि मैं समझता हूँ कि यासिर अरफात जैसा प्लेयर जो था वो सदियों में पैदा होता है। ये मैं आपको बता रहा हूँ कि एक तो अब्दुल रज़ाक के साथ तो हुआ, दूसरा अगर पाकिस्तान ने कोई रिकॉर्ड मिस किए तो मैं उन सिलेक्टरों को, उन कोचेस को जिन्होंने भी नाइंसाफी की है ना, कहता हूं कि उन्होंने सिर्फ यासिर अरफात के साथ नहीं की, पूरे पाकिस्तान के साथ गद्दारी की है। यासिर अरफात इस मुल्क को वो रिकॉर्ड दे के जाता कि दुनिया में। अच्छा रियाज साहब, अगर आप कोई सवाल करना चाहें, सवाल। मैं यासिर भाई में अपना मोहसिन भाई एक रिक्वेस्ट करूंगा, सिर्फ मुझे 2 मिनट दीजिएगा पीसीबी से, कि यासिर भाई जैसे लोगों से फायदा लें और इन्हें अंडर 19 के जो बच्चे, मतलब जो हमारे 17 और 19 के, इन्हें ऊपर लेवल पे कोच लेके आए, जो कराची, लाहौर, ये सारे कोचों को बिल्कुल सेट करें। ये बिल्कुल सही आदमी है और सच्चा आदमी है, खरा आदमी है, और जो बोलता है, जो इसके दिल में है, जो इसके दिमाग में है, वही बोलता है। ये 2 नंबर आदमी नहीं है। अल्लाह ताला इसे दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की दे। हमारी ख्वाहिश है कि ये अपना कहते हैं जो नीचे वाले बच्चे हैं, इनके लिए ये आए ऊपर और इनको कोचिंग करे। इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान को यासिर अरफात जैसे कई प्लेयर मिल जाएंगे। तीसरा सवाल मैं ये वो करूंगा, जो आज बाबर आजम ने कहा कि विराट कोहली, ठीक है, विराट कोहली बहुत अच्छा प्लेयर है, नो डाउट, लेकिन हमारे पास भी बहुत सारे प्लेयर हैं और यासिर भाई जैसे लोगों को लेके आए तो ये और भी पॉलिश हो और बहुत। ठीक है, बहुत शुक्रिया। मैं आपका सवाल बिल्कुल लेके जाऊंगा यासिर अरफात की जानिब। यासिर, बाबर आजम और विराट कोहली की उन्होंने बात की, आप इस पर कोई रोशनी डालना चाहेंगे? सबसे पहले तो रियाज भाई का शुक्रिया कि जिस तरह की उन्होंने मेरे लिए इतने अच्छे अल्फाज इस्तेमाल किए। जी, मोहब्बत है लोगों की आपसे। जी बहुत शुक्रिया रियाज भी बन सके। जी बिल्कुल, विराट कोहली ने दुनिया में असल में दुनिया को दिखाया, और मतलब देखिए वो भी उनके सिस्टम से आए, अंडर 19 से आए, और ग्रूम होते होते सिस्टम ने उनको देखो कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। और उन्होंने बिल्कुल रिप्लेसमेंट जो धोनी की, उन्होंने कितनी अच्छी रिप्लेसमेंट एज अ प्लेयर और एज अ कप्तान कितनी अच्छी उनको तैयार किया उसके साथ। और बाबर आजम सिमिलर, बाबर आजम भी बहुत ही अच्छा, जिस तरह उन्होंने कैरियर अपना स्टार्ट किया 4-5 सालों में, अगर आप देखें कि उनकी एवरेज, इवन टेस्ट, वनडे और T20 की अगर एवरेज देखें तो बेहतरीन है, वो मैच करती है विराट से। और वो और बिल्कुल वो उस कैलिबर के, उस लेवल के, इवन उससे भी अच्छे, उससे लेवल से ऊपर भी जा सकते हैं। बस जिस तरह वो हम्बल, जिस तरह वो फोकस है अपने क्रिकेट पे, आपने कभी नहीं देखा होगा कि कभी उनका कोई इशू हुआ हो किसी प्लेयर के साथ, किसी कोचेस के साथ, या कोई ऐसी स्कैंडल या कोई ऐसी बात, कभी भी बाबर आजम के, क्योंकि वो बहुत फोकस है। और उस चीज उनको इस तरह ये अपना कैरियर को प्रोलॉन्ग करना चाहिए। अगर इसी तरह वो रहेंगे तो एटलीस्ट 10 साल अगले और खेल के तो वो अपना अच्छा नाम बना सकते हैं, अपने
लिए और अपने मुल्क का नाम। लेकिन आपने सही कहा कि वो इतना फोकस है, उनकी परफॉर्मेंस से दिखाई देता है, उनके बैट से दिखाई देता है कि वो कितना परफॉर्मेंस करते हैं और कितना फोकस है अपने आप में, अपनी कारकर्दगी को लेके। और मैं ये भी जानना चाहूँगा आपसे कि कल जैसे शुएब मलिक का एक बयान आया था कि बाबर आजम तो बहुत बेहतरीन कप्तान है, बहुत बेहतरीन प्लेयर है, लेकिन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए कि वो बाबर आजम को बाइख्तियार कप्तान बनाए, तो इस बात पर आप कुछ कहेंगे? बिल्कुल होना चाहिए कप्तान, क्योंकि ग्राउंड में तो प्लेयर्स को जो खिलाना है। यासिर, हमने ये भी देखा है कि कप्तानों को बहुत सारे कोचेस चला रहे होते हैं, माजी में हम ये देखते आए हैं, लेकिन आप क्या समझते हैं इस हवाले से कि बाबर आजम को वाकई पावरफुल होना चाहिए ताकि वो अपने मर्जी से अपने प्लेयर्स अगर खिलाएंगे, चाहे वो डोमेस्टिक में परफॉर्मेंस हो या PSL के प्लेयर्स, तो वो जिस तरीके की टीम बनाएंगे वो फ़ायदेमंद होगी? अच्छा देखिए, हर बंदे का एक डोमेन होता है और एक बाउंड्री होती है, उससे क्रॉस नहीं करनी चाहिए। कोचिंग का जो काम है वो कोचिंग का काम होना चाहिए। कप्तानी जो करनी है वो प्लेयर ने करनी है, और प्लेयर को जो है कप्तान ने करनी है। और कप्तान को ये अथॉरिटी होनी चाहिए कि ग्राउंड के अंदर जो डिसीजंस हैं ऑब्वियसली वो उसी ने लेने हैं, और उसको पूरी से होनी चाहिए। 11 या 12 जितने मैच के लिए प्लेयर उतारे जाएं तो उसमें उसकी से और उसको अथॉरिटी फुल होनी चाहिए। सही। यासिर, वक्त तो एक ब्रेक के बाद जब आएंगे तो अपने नाजरीन को इस बात पे भी आगाह करेंगे, इस बात पे भी यासिर अरफात का तबसरा शामिल करेंगे कि जब 4 बड़े नाम कोचिंग में या थिंक टैंक में पाकिस्तान की मैनेजमेंट में होंगे तो बाबर आजम पे उसका प्रेशर होगा या नहीं होगा। वक्त तो एक ब्रेक का, कहीं मत जाएगा, देखते रहिए जी स्पोर्ट्स। वेलकम बैक। यासिर अरफात हमारे साथ मौजूद हैं। वक्त किस तेज़ी से गुजर रहा है पता ही नहीं लग रहा है। यासिर अरफात के पास एक सवाल लेकर जाऊंगा, ये कि जहां से हमने छोड़ा था कि 4 थिंक टैंक, 4 बड़े नाम अगर पाकिस्तान की मैनेजमेंट में होंगे तो फिर यहाँ कप्तान को कुछ प्रेशर होगा, कुछ असर पड़ेगा? आई थिंक वो पॉजिटिव साइड पे देखना चाहिए हमें कि इतने बड़े नाम जब ड्रेसिंग रूम में होंगे तो इसका ऑब्वियसली फ़ायदा ही होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह यूनुस भाई हैं और या मुश्ताक अहमद आए हैं, तो इनका एक तो कोचिंग के साथ साथ इनका मेंटरिंग का काम भी है। तो ये जितना लंबा ये टूर होगा तो इसमें इनके पास टाइम बहुत होगा कि स्किल्स के साथ साथ मेंटरिंग भी प्लेयर्स की करें, जिसकी हमारे प्लेयर्स को काफ़ी ज़रूरत है। क्योंकि हमारे प्लेयर्स अभी इतना उनका वो मेच्योरिटी लेवल जो है, क्योंकि काफ़ी यंगस्टर्स हैं तो मेच्योरिटी लेवल काफ़ी नीचे है। तो इन दोनों के कोचिंग स्टाफ में आने के बाद आई थिंक इनका जो काम है ये मेंटरिंग की साइड पे भी काफ़ी ज़्यादा होगा। यासिर, आपने मेंटली लेवल की बात की, मैच्योरिटी लेवल की बात की। हमने देखा अगर प्लेयर्स लीग में खेलते हैं तो बड़ा खुल के खेलते हैं, चारों तरफ शॉट्स मारते हैं, लेकिन जब वो हमें टीम में नज़र आते हैं तो एक केज में बंद होकर खेलते हुए दिखाई देते हैं। इसकी आप क्या वजह समझते हैं? डिपेंड करता है, इंडिविजुअल पे डिपेंड करता है। कुछ प्लेयर जब इंटरनेशनल लेवल जब अपने मुल्क के लिए खेल रहे होते हैं टोटली डिफरेंट होते हैं, जब वो लीग में खेलते हैं ऑब्वियसली डिफरेंट होते हैं। प्रेशर की गेम है, फिर उसके बाद एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और फिर परफॉर्मेंस, और उसके बाद जो है सिलेक्शन रिजेक्शन की भी एक तलवार सर पे लटक रही होती है कि अगर आपने परफॉर्म किया तो आपको एक मैच के बाद ड्रॉप कर दिया जाएगा। तो ये काफ़ी चीज़ें हैं जिसको एड्रेस करने की काफ़ी ज़रूरत है। कोच का काम है ना कि इससे भी प्लेयर को निकाले बाहर के नहीं, आप ड्रॉप नहीं होंगे, आपको मौका दिया जाएगा। बिल्कुल, ये मैनेजमेंट का और ये जो इतने लोगों का यही काम है जो वहाँ पे मौजूद होंगे, स्पोर्टिंग स्टाफ जिसको कहते हैं, कोचिंग का जो स्पोर्टिंग स्टाफ होता है, तो उनका काम यही है कि उनको कॉन्फिडेंस दिया जाए। उनको यही मेंटरिंग का काम यही है कि जब वो उनसे बातचीत करेंगे ऑफ द फील्ड, जब इनके साथ ये टाइम गुजारेंगे तो उनको यही इनका काम ये है कि उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करेंगे कि मतलब इस सिलेक्शन रिजेक्शन पे आपने नहीं देना, आपने फोकस रखना है अपनी परफॉर्मेंस पे, अपनी फिटनेस पे। जी ठीक है। अच्छा यासिर, जब मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने 3 ओहदे दिए थे, चीफ सिलेक्टर, बैटिंग कोच और हेड कोच का ओहदा दिया था, उस पर साबिक क्रिकेटर्स या फिर क्रिकेट माहिरीन ने ये राय दी थी कि ये तरीक़ेकार सही नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को एक बंदे से इतने काम नहीं लेने चाहिए। और फिर हमने देखा कि यूनुस खान की एकदम से एंट्री होती है। तो आप ये नहीं समझते कि मिसबाह उल हक को पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने देखा कि बैटिंग के शोबे में कुछ कमी नज़र आ रही है जब यूनुस खान की एंट्री हुई? बैटिंग का तो हमारा हमेशा से ये इशू रहा कि प्रॉब्लम रही है, एक दो प्लेयर्स के अलावा स्ट्रगल ही करते रहे, हमने कहीं भी टूर किया हो। मगर ये ऐसी बात नहीं है। ऑब्वियसली जब वो इनकी 3 जगह पे इनको अपॉइंट किया था तो उस टाइम मैंने भी यही बात की थी कि राइट डिसीजन नहीं है। तो जो बात लोग कहते हैं ना कि राइट पीपल फॉर द राइट जॉब, तो आप हर बंदे का अपना एक डोमेन होना चाहिए कि आप एक बंदा 3 जॉब इंटरनेशनल लेवल पे इतने क्रिटिकल सिचुएशन पे आप नहीं कर सकते, क्योंकि प्रेशर की जगह होती है, वहां पे आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी 3 चीजों की आपको खुद नहीं लेनी चाहिए एज अ कोच,
एज एक्स प्लेयर आपको खुद नहीं ये चीज़ लेनी चाहिए थी। चलो आपके पास ये चीज़ आ गई है तो अब ये आई थिंक रियलाइज़ कर लिया है बोर्ड ने, और आई थिंक मिसबा ने भी रियलाइज़ किया है कि 3 चीज़ें करना ऐसे लेवल पे काफ़ी मुश्किल है। तो ये अच्छी इंडक्शन हुई है यूनुस खान की कि एक हेल्पिंग हैंड होंगे कि इन दोनों का पेयर प्लेइंग दौर में भी काफ़ी अच्छा रहा है, कम्युनिकेशन इनकी बहुत अच्छी। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि फील्डिंग कोच जो है कौमी टीम का भी फील्डिंग कोच की ज़रूरत है और उसका फैसला भी मिसबाह उल हक करेंगे। मेरा नहीं ख्याल उनका अपना डिसीजन होगा पीसीबी का, मेरा नहीं ख्याल कि स्पेशली जिस तरह यूनुस खान खुद आए हैं तो ये फील्डिंग की खुद भी कितने अच्छे फील्डर थे और इनको काफी ड्रिल्स आती हैं फील्डिंग की, और आई थिंक जब ये आएंगे काफी अच्छे कैचेस पकड़ते थे यूनुस खान। जी उनके आप रिकॉर्ड देखिए, पाकिस्तान की तरफ से सबसे ज्यादा कैचेस भी उन्हीं के ही हैं पाकिस्तान के लिए, तो वो अच्छे फील्डर भी थे। तो वो उनके पास वो स्किल्स हैं, वो ड्रिल्स उनको पता मालूम है कि जो उन्होंने जिस तरह बॉब वुलमर का जिक्र किया, उनके साथ उन्होंने टाइम स्पेंड किया, जितने भी कोचेस के साथ उन्होंने स्पेंड किया काउंटी क्रिकेट में वो आके खेले, तो इतनी चीजें उनको पता है। तो आई थिंक वो बैटिंग के साथ साथ ये चीज भी अच्छे तरीके से निभा सकते हैं, तो इनसे फ़ायदा लेना चाहिए। ठीक है, आपकी मौजूदगी का भी फ़ायदा उठाते हुए मैं ये बात करना चाहूँगा, जैसे अभी बात हो रही थी कुछ सीनियर बॉलर्स की, हमने देखा सीनियर बॉलिंग में अगर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के पास मोहम्मद आमिर और वहाब रियाज का नाम सामने आ रहा था, लेकिन जब से उन्होंने टेस्ट क्रिकेट के से रिटायरमेंट ली उसके बाद वो तनकीद की जद में भी आए, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी दोनों को बाहर कर दिया गया। तो मैं आपसे उनकी रिटायरमेंट के हवाले से बात करना चाहूँगा कि आप उन दोनों की टेस्ट क्रिकेट से रिटायरमेंट को कैसा देखते हैं, उस फैसले को? मेरे ख्याल से तो जो उन्होंने डिसीजन उस टाइम किया था, रिटायरमेंट टेस्ट से अनाउंस की थी, वो ठीक किया था, क्योंकि मेरे ख्याल से हर प्लेयर को अपनी बॉडी का, अपने जो है फिजिकल कंडीशन का मालूम होता है, और जितनी क्रिकेट आजकल हो चुकी है तो उसमें आप बहुत मुश्किल है सर्वाइव करना कि आप तीनों फॉर्मेट्स खेले और फिर आप चाहें कि मैंने काउंटी क्रिकेट या लीग क्रिकेट भी खेलनी है। तो मेरे तो ख्याल में उन लोगों ने बड़ा अच्छा डिसीजन, क्योंकि वहाब की तो एज आमिर से ज्यादा है, वहाब ने अच्छा डिसीजन किया था और इन्होंने भी डिसीजन किया था, मगर वो उसको इस तरह तो नहीं कह सकते कि वो फायर बैक कर गया, मगर ये हुआ उनका ये नुकसान उनको हुआ कि उनको सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स में भी निकाला गया। मगर ऑन दी अदर हैंड ये डिस्क्रिशन जो ऑब्वियसली पीसीबी किया, क्योंकि इसको उन्होंने लॉन्ग टर्म के लिए देखना है, तो उन्होंने जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स दिए मेरे ख्याल में वो सही दिए। अच्छा, आपके लिहाज में सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दिए हैं वो बिल्कुल सही दिए, लेकिन ये भी कहा जा रहा है डिस्कशन हो सकती है, वो मैं मेंशन नहीं करूंगा, मगर 2-3 प्लेयर्स पे, अदरवाइज जो इन लोगों को नहीं दिए तो वो उन्होंने जब उनकी नजर में है कि ये लोग टेस्ट क्रिकेट नहीं खेलेंगे और हार्डली T20 क्रिकेट खेलेंगे, तो उसमें पीसीबी का ये अच्छा डिसीजन है। सही है, आप समझते हैं कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अच्छा डिसीजन है। लेकिन मैं कुछ बैटिंग की तरफ भी आऊँ और विकेट कीपिंग के शोबे में अगर बात करें तो हमने देखा कि सरफराज अहमद की अगर बात की जाए, उन्होंने बहुत अच्छा ट्रैक रिकॉर्ड था और T20 में पाकिस्तान क्रिकेट टीम का एकदम से हमने देखा मिसबाह उल हक आए, चेंजेस की गई और 3-0 से हम लाहौर में श्रीलंका के खिलाफ सीरीज़ हार गए। उसके बाद सरफराज अहमद को ना सिर्फ क़यादत से बल्कि कौमी स्क्वाड से, वनडे के भी, T20 के भी और टेस्ट क्रिकेट के स्क्वाड से भी बाहर कर दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर आवाज़ें उठ रही हैं, क्योंकि सरफराज अहमद वो वाहिद विकेट कीपर हैं जिनको बहुत ज़्यादा तजुर्बा है इंग्लैंड में खेलने का, काफ़ी परफॉर्मेंसेज हैं सरफराज अहमद की वहाँ इंग्लैंड में अगर बात की जाए। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि आप कैसे देखते हैं, एक तो पहले सरफराज अहमद को जिस तरीके से हटाया गया क़यादत से, क्या एक प्लेयर के साथ इस तरीके से करना चाहिए था? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था, और जो आपका एक परमानेंट जो 3-4 प्लेयर्स में से एक था जो कि आपके जो कंसीडर आप करते थे कि हमारे सुपरस्टार्स हैं या जो परमानेंट प्लेयर्स हैं टीम्स के, तो ये तो बड़ा गलत डिसीजन हुआ था उसने जो किया था। आई डोंट नो एक सीरीज पे हारने की वजह से किया गया या क्या किया गया, टोटली गलत डिसीजन था ये। मगर अब जब उनको डिस्कस कर रहे हैं कि उनको दोबारा टीम में लाया जा रहा है, तो ऑब्वियसली जब वो वापस आएंगे तो ये अच्छा डिसीजन होगा और टीम के लिए अच्छा है, क्योंकि वो जितनी अभी उनमें 2-3 साल की क्रिकेट अभी भी एज अ कीपर, एज अ प्लेयर, बाकी अगर आपने कप्तानी से उनको हटाना है तो ठीक है, टेस्ट वनडे की कप्तानी से हटा के, मगर T20 की जो पाकिस्तान की अब तनज़ली जो 4थे-5वें नंबर पे हम लोग आ गए हैं, उसकी रीजन है कि ये भी है, और दूसरा ये है कि ये अभी 2-3 साल की क्रिकेट अभी सरफराज में भी बाकी है। जी बिल्कुल, वही मैं आपसे ये कहना चाहूँगा जो आपने बात की कि कौमी कोचेस, मुल्की कोचेस, लोकल कोचेस वही कर रहे हैं एक प्लेयर के साथ जो जिसका शिकार आप रहे, आपको टीम में रहने नहीं दिया, वैसे ही सरफराज अहमद के साथ हो रहा है। लेकिन मुश्ताक अहमद की जानिब आऊँगा, मुश्ताक अहमद ने ये बात कही कि तमाम लोग, तमाम कोचिंग स्टाफ एक पेज पर है, लेकिन मिसबाह उल हक की अगर बात करें, मिसबाह उल हक एक जानिब बयान देते हैं कि हम सरफराज अहमद को सेकंड विकेट कीपर के तौर पर दौरे इंग्लैंड पर लेकर जाएंगे। लेकिन जब यूनुस खान ने चार्ज संभाला बैटिंग कोच का और कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की, तो उसमें उन्होंने कहा कि सरफराज अहमद हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी पर होंगे, क्योंकि उनको जितना तजुर्बा है उससे पाकिस्तान की बैटिंग को फ़ायदा होगा, उससे टीम को फ़ायदा होगा। इस बारे में आप क्या कहेंगे? मिसबाह उल हक कुछ और कह रहे हैं और यूनुस खान का बयान उससे अलग है।
वो बिल्कुल सही है कि हो सकता है इस मुशी भाई के आने से पहले हो सकता है एक पेज पे ना हो, अब एक पेज पे आगे होंगे कि अब अच्छा। जिस तरह मुशी भाई ने कहा कि सब लोग एक पेज पे और सरफराज को लाने की बात कर रहे हैं, तो सही। अच्छी बात है। वैसे आप क्या हुसैन, समझते हैं कि सरफराज अहमद क्या कहाँ पे आपको ज़्यादा सही नज़र आते हैं? टेस्ट क्रिकेट में, T20 में, वर्ल्ड कप में, या तीनों फॉर्मेट में वो बेहतरीन खेल पेश कर सकते हैं? अच्छा, जिस तरह अब इनको दोबारा टीम में लाया जा रहा है तो फर्स्ट प्रेफरेंस आई डोंट नो इसको सरफराज को रखेंगे कि नहीं रखेंगे, मगर अच्छा है कि इनको साथ लेके जाएंगे, क्योंकि इतना लंबा टूर है कि इंजरीज का वो हो सकता है कुछ भी। देखो आपका ऑलरेडी प्लेयर वहां पे होगा तो आप रिप्लेसमेंट ले सकते हैं, फॉर्म अच्छी बुरी हो सकती है वहां पे, फिर ये डिस्कशन हो सकती है। मगर जहां तक बात रही कि सरफराज के साथ ऑब्वियसली अभी उनकी क्रिकेट है और उनको T20 का तो कप्तान उनको डेफिनेटली बहरहाल होना चाहिए, क्योंकि जितने स्मार्ट क्रिकेटर हैं और उनकी परफॉर्मेंसेज वो बताती हैं जो कप्तानी उन्होंने की है पाकिस्तान के लिए। पाकिस्तान की टीम में जो नंबर 1 आने का रीजन है वो उसमें सरफराज का सबसे बड़ा हाथ है। सही, कि जो और दुनिया ये बात कहती है। जी बिल्कुल, दुनिया ये बात कहती है कि सरफराज अहमद की काफ़ी काविशें हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, काफ़ी खिदमात हैं पाकिस्तान के साथ, और डोमेस्टिक में भी उनकी बहुत सारी परफॉर्मेंसेज हैं। लेकिन मैं अगर आपसे बात करूं, आप इंग्लैंड में मुकीम हैं और हमारे वज़ीर आज़म जो हैं खेलों से ताल्लुक़ रखते हैं और वो चाहते हैं कि जिस तरह दुनिया भर के खेल तरक्की कर रहे हैं वैसे ही पाकिस्तान में भी खेल तरक्की करें। तो मैं आपसे डोमेस्टिक के हवाले से पूछना चाहूँगा कि इंग्लैंड का डोमेस्टिक सिस्टम कैसा है? क्या ऐसा ही है जैसे पाकिस्तान का निज़ाम है, या हमने देखा कि जब इमरान खान आए और एहसान मानी साहब ने चार्ज संभाला तो उसके बाद हमने देखा डिपार्टमेंट क्रिकेट को बंद कर दिया गया, 1000 से ज़ायद प्लेयर्स बेरोज़गार हो गए। तो आप कैसा देखते हैं इस सिस्टम को? इस डोमेस्टिक क्रिकेट पर काफ़ी बात हो चुकी है, मैंने भी इस पे काफ़ी बात की है कि बहुत ही कुछ डिसीजन के साथ साथ ये भी एक बहुत गलत डिसीजन हुआ है कि डिपार्टमेंट क्रिकेट जो बंद हुई है, ऑब्वियसली जितने प्लेयर्स का नुकसान हुआ, उनकी जॉब्स गई, काफ़ी लोग बेरोजगार हो गए। उसके साथ साथ कम क्रिकेटर्स अब जो 6 टीमें बन गई हैं तो उसमें कम लोगों को क्रिकेट मिल रही है, तो जिसकी वजह से पाकिस्तान प्लेयर्स को नुकसान हो रहा है। आप काउंटी की जब बात करें तो काउंटी में कोई 6 टीमें नहीं है, यहाँ पे 18 टीमें हैं, डिवीजन 1 और डिवीजन 2 है फर्स्ट क्लास की 18 टीमें जो है वो खेलती है फर्स्ट क्लास है। उनमें यह है कि जो रेलीगेशन और प्रमोशन का होता है कि जो बॉटम की टीम्स होती हैं वो डेलीगेट हो जाती हैं, 2 टॉप बॉटम की टीम ऊपर आ जाती हैं। तो ये ऐसा यहाँ पे कुछ भी नहीं है। 6 टीमें सिर्फ अगर हैं तो वो ऑस्ट्रेलिया में है या न्यूजीलैंड में है। वो भी उसका रीजन ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन जो है काफी कम है और कम लोग वहाँ क्रिकेट खेलते हैं। वेयर अब अगर इंग्लैंड की और पाकिस्तान और इंडिया की बात करें जहाँ पे लोग ज्यादा हैं, ज्यादा लोग क्रिकेट खेलते हैं, फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे इस तरह की बात नहीं है। इंडिया में 3 फर्स्ट क्लास टूर्नामेंट्स होते हैं, वहाँ पे 30 से ज्यादा फर्स्ट क्लास टीम्स हैं और ये तो बड़ा नुकसान हुआ है। और अब ये दोबारा पीसीबी इस चीज को दोबारा सोच रहा है कि डिपार्टमेंट्स को, क्योंकि ये ऑलरेडी एक नर्सरी थी पाकिस्तान क्रिकेट की जो कि बड़ी कॉम्पिटिटिव क्रिकेट होती थी, जिससे हमारे प्लेयर काफी मैच्योर होकर ऊपर आते थे पाकिस्तान टीम में। सही। अच्छा, मैं आपसे आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आपने भारत के खिलाफ काफ़ी मैचेस खेले हैं, चाहे वो बायलैटरल सीरीज़ हो या फिर आईसीसी का कोई इवेंट हो, लेकिन अब हम देखते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान कोई सीरीज़ नहीं होती और सुनील गावस्कर का भी एक रिसेंटली बयान आया है कि कोई चांस नहीं है दोनों मुल्कों की सीरीज़ होने का। आप इस पर अगर कोई तबसरा करना चाहें? मेरा तो ख्याल है कि मैंने जिस तरह पहले शुरू में जिक्र किया था कि हमें पाकिस्तान इंडिया की क्रिकेट पे कोई कमेंट्स या कोई तबसरा करने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉलिसी पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से होनी चाहिए कि जब तक ये, क्योंकि ये गवर्नमेंट का मसला है, ये गवर्नमेंट के डिसीजन करती है तो क्रिकेट शुरू हो जाती है। गवर्नमेंट जब आपस में नाराज़ होते हैं तो क्रिकेट बंद हो जाती है। तो मेरा नहीं ख्याल कि हम लोगों को इस तरह के तबसरे करने चाहिए, क्योंकि यहाँ से एक बात होती है, वहाँ से 10 बातें आती हैं, तो उल्टा ये आपके अच्छा इमेज नहीं जाता ये। तो ये हमें गवर्नमेंट पे छोड़ देना चाहिए कि उन्होंने इस बारे में क्या डिसाइड करना है कि क्या। अच्छा, मैं लीग्स का आपसे जिक्र करूंगा। लीग्स आपने बहुत ज़्यादा खेली है, काफ़ी मुल्कों में आप जलवागर हुए हैं लीग्स में। पीएसएल जो है पाकिस्तान सुपर लीग को, उसको कहाँ रेट करते हैं आप? मैं खुद तो खेला नहीं हूँ, मगर ऑब्वियसली टीवी पे देखते हैं। दुनिया की टॉप की लीग तो आईपीएल ही गिनी जाती है, सबसे अच्छी लीग को गिनी जाती है फाइनेंशियली भी और जो फैन फॉलोइंग भी है। उसके बाद बिग बैश की मैं खुद जो खेला हूँ वो अच्छी लीग है। उसके बाद फिर अगर मैं देखूंगा, क्योंकि कॉम्पिटिटिव है काफ़ी बिग बैश, क्योंकि उनके टॉप क्लास के, उनकी फर्स्ट क्लास के अच्छे प्लेयर आते हैं, फिर ओवरसीज भी आते हैं। सेम है पाकिस्तान की जो लीग है पीएसएल, ऑब्वियसली टीवी में देख के अच्छा लगता है, काफ़ी अच्छे प्लेयर दुनिया के आ रहे हैं। और जब से पाकिस्तान में क्रिकेट ये पीएसएल होना शुरू हुई है तो और उसमें थोड़ा निखार आ गया और नए लड़के पाकिस्तान को मिल रहे हैं, तो इसका अल्टीमेटली पाकिस्तान को फ़ायदा ही हो रहा है।
ठीक है, बहुत शुक्रिया यासिर फहद, आज आपने अपना कीमती वक्त जी स्पोर्ट्स में दिया और हम शुक्रगुजार हैं आपके भी, अपने व्यूअर्स के भी, कि उन्होंने गुजारिश की और जब हम उनको यासिर फहद को शो में लाए तो हमें भी उनसे बात करके काफ़ी मज़ा आया। कुछ माजी की बातें हुई, कुछ हाल की बातें हुई, उनके एक्सपीरियंस का भी फ़ायदा उठाया और हम उम्मीद करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी ऐसे टैलेंटेड खिलाड़ियों को क्रिकेट बोर्ड में लाए और जूनियर लेवल पर कोचिंग देकर टैलेंट को प्रोड्यूस करवाए। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम यकीनन पसंद आएगा। आपसे एक हफ्ते बाद दोबारा मुलाकात होगी अगले हफ्ते। अब तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।